जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 3 की, जो कि बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। देखिए 1956 का टाइम था। दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। 1960 के अंदर बॉम्बे को बाइफरकेट कर दो स्टेट्स की फॉर्मेशन की गई, गुजरात और आपके महाराष्ट्र की। 1966 के अंदर पंजाब को कार्ड आउट कर हरियाणा की फॉर्मेशन हुई। इस तरह से टाइम टू टाइम हमारे इंडिया में इंटरनल चेंजेस होते आए हैं। कहीं एक स्टेट को डिवाइड कर दो स्टेट्स बना दिए गए, कहीं यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में फॉर्मेट कर दिया गया और कहीं पर स्टेट को यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरह के चेंजेस जो हैं समय समय पर हमारे देश के अंदर होते आए हैं। अगर मैं रिसेंट की बात करूं तो ईयर 2000 के अंदर उत्तर प्रदेश को कार्ड आउट कर उत्तर प्रदेश को दो पार्ट में डिवाइड कर एक तरफ तो बना दिया उत्तर प्रदेश और दूसरी तरफ बना दिया आपका उत्तराखंड। इधर मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश को बाइफरकेट कर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन हुई और उधर बिहार को बाइफरकेट कर उसमें से झारखंड निकाल दिया। अगर मैं 2014 की बात करूं तो आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट कर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की फॉर्मेशन हुई और 2019 में जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में डिवाइड कर दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख। और लास्ट में 26 जनवरी 2020 को दो यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, इन यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। अब जो अगला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इस तरह की स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने की पावर है किसके पास? क्या ये पावर स्टेट के पास अवेलेबल है या सेंटर के पास? यस, ये पूरी की पूरी पावर जो है ये पार्लियामेंट के पास अवेलेबल है। पार्लियामेंट के पास अवेलेबल है और हमारा आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये पावर प्रोवाइड करता है। तो आइए अब आर्टिकल 3 की तरफ चलते हैं। देखिए आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट कानून बनाकर क्या कर सकता है? इंक्रीज द एरियाज ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकता है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, alter the boundaries of any state और alter the name of any state। It means हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को कंप्लीट पावर देता है कि वो एक कानून पास कर एक लॉ पास कर एक बिल पास कर किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज में चेंजमेंट कर सकता है, उसको बाइफरकेट कर सकता है, उसको ट्राइफरकेट कर सकता है, उसका नेम चेंज कर सकता है। मगर ऐसा करने के लिए पार्लियामेंट को एक छोटी सी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं आपकी कंसल्टेटिव प्रोसेस। आइए इस कंसल्टेटिव प्रोसेस को हम आंध्रा रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जो कि 2014 में डिवाइड किया गया था आंध्रा को, हम उसको देखते हैं। देखिए 2014 की बात, तेलंगाना स्टेट को लेकर मांग बढ़ती जा रही थी क्योंकि आंध्रा गवर्नमेंट के ऊपर ये एलाइज किया गया था कि आंध्रा गवर्नमेंट जो कोस्टल आंध्रा है उसको फेवर करती है, जबकि आज के टाइम पे जो तेलंगाना मौजूद है उस हिस्से के आंध्रा के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अब टाइम आ गया है आंध्रा को दो पार्ट में डिवाइड करने का। यूनियन गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने 2014 के अंदर एक बिल तैयार किया और वो बिल था आंध्रा रीऑर्गेनाइजेशन बिल। आमतौर पे क्या होता है जब एक बिल तैयार किया जाता है, आमतौर पे रूटीन में क्या होता है, जब कैबिनेट एक बिल तैयार करता है तो उस बिल को सबसे पहले वो पार्लियामेंट के अंदर रखता है। पार्लियामेंट के अंदर उस बिल के ऊपर चर्चा होती है, उसके ऊपर वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद उस बिल को प्रेसिडेंट को सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। मगर आर्टिकल 3 के अंदर अगर स्टेट को ऑर्गेनाइज करना हो तो ऐसा नहीं होता है। हुआ क्या था, देखिए कैबिनेट ने एक बिल तैयार किया। अब कैबिनेट उस बिल को डायरेक्टली पार्लियामेंट में नहीं रख सकता, कैबिनेट उस बिल को सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास भेजेगा और प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेगा कि डियर प्रेसिडेंट, हम इस बिल को पार्लियामेंट में प्रस्तुत करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना चाहते हैं, आंध्र रीऑर्गेनाइजेशन बिल को, प्लीज हमें परमिट करें।
प्रेसिडेंट क्या कहता है? प्रेसिडेंट कहता है रुको भाई 1 मिनट, अभी नहीं, तुम जो ये बिल लाए हो आंध्रा रीऑर्गेनाइजेशन बिल, मुझे कम से कम उस स्टेट की गवर्नमेंट से तो कंसल्ट कर लेने दो, उस स्टेट की गवर्नमेंट से तो व्यू ले लेने दो भाई, उनके क्या विचार है, वो चाहते हैं नहीं चाहते आंध्रा को 2 पार्ट में डिवाइड करना। मुझे आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली से कंसल्ट करना पड़ेगा इस बारे में। तो प्रेसिडेंट क्या काम करते हैं? प्रेसिडेंट उस बिल को पैक कर कर आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेज देते हैं। आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में जब ये बिल पेश होता है तो आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली इस बिल को यूनानिमसली रिजेक्ट कर देती है। वो कहते हैं नहीं, हमें हमारा यूनाइट आंध्रा चाहिए, हमें तेलंगाना नहीं चाहिए। इस बिल में टाइम पीरियड बाउंड होता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आंध्रा गवर्नमेंट को रिप्लाई देना पड़ेगा। आंध्रा गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया कि हम यूनानिमसली इस बिल को रिजेक्ट करते हैं, हमें डिवाइडेड आंध्रा नहीं चाहिए। मगर प्रेसिडेंट कहेंगे कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं चाहिए, फिर भी मैं पार्लियामेंट को परमिशन देता हूं कि वो इस बिल को आगे प्रोसीड करे और इसके ऊपर वोटिंग करवाए और इस बिल को पास करवाए। इट मींस प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट से कंसल्ट करता है इस बिल के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ इसके व्यू लेता है स्टेट के। प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ इस बिल के ऊपर उस स्टेट असेंबली के व्यू लेते हैं कि आपका क्या व्यू है इस बिल के ऊपर, आप अपना व्यू दो। प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है उन व्यूज के ऊपर। ये राइट पार्लियामेंट का है, सोलमली राइट पार्लियामेंट का है कि वो स्टेट के साथ क्या कर रहे हैं। कंप्लीट राइट जो है पार्लियामेंट का है। प्रेसिडेंट स्टेट के द्वारा दिए गए व्यू पर बाउंड नहीं है कि हां पर स्टेट नहीं चाहता तो हम नहीं करेंगे, नहीं। प्रेसिडेंट फिर भी पार्लियामेंट को परमिशन देंगे कि इस बिल को पेश करो और इसको पास करो, वो परमिट देंगे। और इस बिल को पास करने में जरूरत पड़ती है आपकी सिंपल मेजॉरिटी की। अब ये सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, मैंने अपने पिछले लेक्चर जो मेजॉरिटी का चैप्टर था उनमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जिसने नहीं देखा तो पहले समझ के आइए कि सिंपल मेजॉरिटी क्या है मेरे पिछले लेक्चर से, ताकि आपको चीजें आसान हो जाए। तो इस तरह से ये बिल पास करवाया गया और आंध्र प्रदेश को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, आंध्र प्रदेश एंड आपका तेलंगाना। देखिए, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आज के टाइम पे 50 स्टेट्स हैं। अगर यूएसए की गवर्नमेंट चाहती है कि किसी स्टेट को का नाम चेंज करे या फिर किसी स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड करें, 3 पार्ट में डिवाइड करे या फिर उसकी बाउंड्री को अल्टर करे, तो यूएसए गवर्नमेंट अकेले ऐसे नहीं कर सकती। उसे उस स्टेट की कंसेंट चाहिए होती है। जब तक वो स्टेट एग्री नहीं है, यूएसए गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए यूएसए की पॉलिटी को हम कहते हैं कि यूएसए इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मगर अगर हम भारत की बात करें, हमारे देश इंडिया की बात करें, तो इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यूनियन इंडिस्ट्रक्टिबल है मगर स्टेट को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, उसके शेप में चेंजमेंट किए जा सकते हैं, उसके नेम में चेंजमेंट किए जा सकते हैं। देखिए, ऐसे तो हम कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर फिर भी फेडरल होने के बावजूद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई आर्टिकल्स ऐसे हैं जो यूनिटरी फीचर की ओर इशारा करते हैं, जो यूनिटरी फीचर को फॉलो करते हैं। आर्टिकल 3 भी उनमें से ही एक है। आर्टिकल 3 यूनिटरी बायस्ड रखता है, ये यूनियन को ज्यादा पावर देता है, सेंटर को पावर देता है। फेडरल गवर्नमेंट, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट उस स्टेट को ही चेंज कर देती है, उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना देती है, उस स्टेट को 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड कर सकती है। तो दिस इज अ यूनिटरी फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ एक आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो यूनिटरी फीचर्स रखते हैं, उनमें से एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 3। अब आइए हम आर्टिकल 3 को एक क्लासिक एग्जांपल्स जम्मू एंड कश्मीर के एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर आजादी के टाइम पर एक प्रिंसली स्टेट था, मगर बाद में ये भारत पे मर्ज हुआ। मगर मर्ज होते समय जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया, आर्टिकल 370
और था आर्टिकल 35A के अंडर जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया। आर्टिकल 370 क्या है, 35A क्या है और जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया, ये सारी बातें हम जब हम जम्मू एंड कश्मीर का चैप्टर पढ़ेंगे हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कैसे किया गया दो यूनियन टेरिटरीज में। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एन अनयूजुअल थिंग। देखिए, आप किसी यूनियन टेरिटरीज को अपग्रेड कर कर उसको स्टेट में चेंज कर सकते हैं और किया भी है। जैसे गोवा एक यूनियन टेरिटरी था, उसको अपग्रेड कर कर आपने स्टेट में चेंज कर दिया। इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, इनको स्टेटहुड मिला। मगर दिल्ली को छोड़ दें, अगर दिल्ली के एग्जाम्पल को हम साइड में करें, दिल्ली को छोड़कर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ही ऐसा स्टेट है जिसको ना ही सिर्फ डाउनग्रेड कर कर यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया बल्कि दो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। आइए देखते हैं हुआ क्या था। देखिए, 2015 के अंदर इलेक्शन होते हैं और जम्मू एंड कश्मीर में बनती है कोलिशन की गवर्नमेंट, बीजेपी प्लस पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट। ये दोनों मिलकर सरकार बनाती है। मगर समय के साथ बीजेपी अपना सपोर्ट वापस ले लेती है। जैसे ही बीजेपी अपना सपोर्ट वापस लेती है, महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट गिर जाती है। अब वहां पर कोई पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करते। हाँ, पार्टीज आगे आई थी। बीजेपी ने किसी और पार्टी के साथ गठबंधन किया और ये कहा कि हम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करेंगे, और उधर पीडीपी प्लस पीपल्स कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ मिली, वो कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करेंगे। इस कंडीशन में जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर ने दोनों पार्टीज को रिजेक्ट किया और जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर रूल्स इंपोज किया। गवर्नर रूल्स सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ही है। अगर हमारे किसी और स्टेट के अंदर इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी डैमेज होती है या फिर इस तरह कोई भी पार्टी अपनी मेजॉरिटी नहीं रखती है, उस कंडीशन में उस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है। मगर जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर्स रूल लगाया जाता है क्योंकि जम्मू और कश्मीर का अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर 6 महीने तक, शुरू के 6 मंथ तक वहां पर गवर्नमेंट रूल्स लगे। और उसके बाद भी अगर इलेक्शंस नहीं हो पाते हैं, कोई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, तो उस 6 महीने के बाद अंडर आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। 6 महीने तक गवर्नर्स रूल रहेगा अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। मगर 6 महीने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया जम्मू एंड कश्मीर पे। अब जम्मू एंड कश्मीर पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज हुआ तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? देखिए, जब प्रेसिडेंट रूल इंपोज होता है तो हु विल बी एग्जीक्यूटिव? जम्मू एंड कश्मीर में एग्जीक्यूटिव कौन होगा? क्योंकि सीएम और आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये तो सारे के सारे डिसॉल्व हो चुके हैं। हु विल बी द एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव विल बी सेंटर। एंड हु इज द हेड ऑफ द सेंटर? प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट उस स्टेट को एडमिनिस्टर करेंगे। मगर प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव। हु विल बी लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट? उस स्टेट का लेजिस्लेचर कौन होगा? क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली को तो डिसॉल्व कर दिया गया है। कोई लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर में मौजूद नहीं है प्रेसिडेंट रूल के अंदर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली कौन होगा? पार्लियामेंट विल बी द लेजिस्लेटिव असेंबली। इस कंडीशन में पार्लियामेंट उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली हो। अब कंडीशन को समझिए। जम्मू एंड कश्मीर शुरू के 6 महीने गवर्नेंस रूल्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मगर उस 6 महीने के बाद प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 356। और जब प्रेसिडेंट रूल इंपोज होता है तो ना तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां पर है और ना ही वहां पर लेजिस्लेचर असेंबली है। इसीलिए प्रेसिडेंट बिकम द हेड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर पार्लियामेंट बिकम्स द लेजिस्लेचर। इट मींस कि एडमिनिस्टर करेंगे प्रेसिडेंट और कानून को बनाएंगे। उस स्टेट के लिए कानून बनाने का काम होगा हमारे पार्लियामेंट का। अब पार्लियामेंट उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह एक्ट करेगी। अब दिन आता है
5 अगस्त 2019 का हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को लेकर जाते हैं राज्यसभा के अंदर। पहले देखिए, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो किसी भी बिल को राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं पहले, और लोकसभा में पहले पेश कर सकते हैं। तो अमित शाह जी पहले इस बिल को लेकर जाते हैं राज्यसभा में पास करवाने के लिए। मगर राज्यसभा में जब वो जाते हैं तो लोग क्वेश्चन इरेज करने लग जाते हैं, क्वेश्चन उठाने लग जाते हैं। लोग पूछते हैं, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के व्यू लेने होंगे ना। विदाउट व्यूज आप कैसे कर सकते हो? एक्चुअली में हुआ क्या था, 5 अगस्त 2019 की मॉर्निंग के वक्त यह बिल सबसे पहले प्रेसिडेंट को पेश किया गया था। जैसा कि आर्टिकल 3 के अंदर होता है, यह बिल सबसे पहले प्रेसिडेंट को पेश किया गया कि डियर प्रेसिडेंट, हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पेश करना चाहते हैं। हम जम्मू एंड कश्मीर को डाउनग्रेडेड कर उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाना चाहते हैं और उसको 2 पार्ट में भी डिवाइड करना चाहते हैं। प्लीज हमें इस चीज की परमिशन दीजिए। मगर प्रेसिडेंट कहते हैं कि रुको, मुझे जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली से कंसल्ट करना होगा। मगर जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है कहां? वहां तो प्रेसिडेंट रूल है, और लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में अगर कोई काम कर रहा है तो वो कर रहा है आपका पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट ने क्या काम किया? प्रेसिडेंट ने उस बिल को जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजने की बजाय उस बिल को प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के अंदर ही भेज दिया, और पहले यह बिल राज्यसभा में पास करवाया गया और फिर लोकसभा में पास करवाया गया। देखिए, उस दिन 2 काम हुए थे। एक तो प्रेसिडेंट ने वो बिल जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में ना भेजकर वो पार्लियामेंट में भेजा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली मौजूद ही नहीं थी। पार्लियामेंट जो था जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में काम कर रहा, इसीलिए ये बिल पार्लियामेंट में भेजा गया। दूसरा, अर्ली इन द मॉर्निंग 5 अगस्त 2019 की अर्ली इन द मॉर्निंग के वक्त प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था, और उस ऑर्डर में प्रेसिडेंट ने इस आर्टिकल 370 को डी ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया था। इट मींस इट इज नॉट फंक्शनल नाउ। देखिए, आर्टिकल 370 आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, मगर वो फंक्शनैलिटी में नहीं है, वो डी ऑपरेशनलाइज्ड है, वो ऑपरेशन में नहीं है, वो कार्यरत नहीं है। यह काम प्रेसिडेंट ने 5 अगस्त 2019 को अर्ली इन द मॉर्निंग कर दिया था, क्योंकि अगर आर्टिकल 370 मौजूद होता तो पार्लियामेंट के पास ये राइट नहीं थे कि वो जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर सके, उसको डाउनग्रेड कर सके, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे? अगर सेंटर किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना चाहे तो वो डायरेक्टली कर सकता है, उसे सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट से व्यूज लेने पड़ते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर आर्टिकल 370 के अंदर अगर सेंटर चाहे तो भी जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री को, उसके नेम को किसी तरह से चेंज नहीं कर सकता विदाउट उस स्टेट की असेंबली के कंसेंट के। अगर स्टेट में चेंजमेंट करने हैं तो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के का कंसेंट बहुत जरूरी है, उसका एग्री होना बहुत जरूरी है आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग। अदरवाइज उसमें किसी तरह के कोई चेंजमेंट नहीं किए जा सकते हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट ने अर्ली इन द मॉर्निंग 5 अगस्त 2019 को अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले इस आर्टिकल 370 को ही डी ऑपरेशनलाइज कर दिया था, और अब जम्मू एंड कश्मीर बाकी इंडियन स्टेट की तरह रह गया था बिना किसी प्रोटेक्शन के। 5 अगस्त को यह बिल राज्यसभा में पास करवाया गया और 6 अगस्त को यह बिल लोकसभा में पास करवाया गया, और 31 अक्टूबर को इस बिल को फोर्स में लाया गया हमारे पटेल साहब की बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन पे, और इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया। मगर उसके बावजूद भी इस बिल को काफी ग्राउंड्स पर, अलग अलग ग्राउंड्स पर क्रिटिसाइज किया गया। आइए उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं। देखिए, कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि हाँ, प्रेसिडेंट रूल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था, एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे थे प्रेसिडेंट
और लेजिस्लेटिव असेंबली का काम कर रही थी आपका पार्लियामेंट। मगर कितने टाइम तक? 2 महीने, 6 महीने, 5 महीने, मैक्सिमम 3 साल, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल की वैलिडिटी होती है 3 साल। किसी भी स्टेट में 3 साल से ऊपर प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो क्या प्रेसिडेंट रूल के दौरान पार्लियामेंट कुछ ऐसा चेंज कर सकती है जो परमानेंट नेचर का हो? अरे भाई, प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, प्रेसिडेंट रूल खुद अपने आप में टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी होता है प्रेसिडेंट रूल। तो क्या आप इस टेम्परेरी रूलिंग के अंदर, क्या आप उस स्टेट के लिए ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो आपके परमानेंट नेचर के हो? नॉट एट ऑल। आपने तो स्टेट को ही उठाकर 2 यूनियन टेरिटरीज में बना दिया। वहां पर अब सेंटर की कमांड चलेगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी नहीं, सेंटर देखेगा उसको। आपने तो उस स्टेट को ही यूनिटरी गवर्नमेंट बना दिया। तो ऐसे बहुत से पॉइंट थे जहां पर जम्मू रीऑर्गेनाइजेशन बिल को क्रिटिसाइज किया गया। तो क्या समझा हमने? आर्टिकल 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट पावर देता है पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की, उसके नेम को चेंज करने की, उसकी बाउंड्री को अल्टर करने की, उसको बाइफरकेट ट्राइफरकेट करने की कंप्लीट पावर। और स्टेट का यहां पर मतलब है स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज। मगर उसके लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसल्टेटिव प्रोसेस। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का बिल पार्लियामेंट में पेश करने से पहले प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाता है और प्रेसिडेंट से परमिशन ली जाती है कि हमें परमिशन दे कि हम ये बिल पार्लियामेंट में पेश करें। प्रेसिडेंट डायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को परमिशन नहीं देता है। प्रेसिडेंट कहता है कि मैं स्टेट असेंबली से पहले व्यू तो लूं, उनकी क्या राय है अपने स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने के बारे में। उनके व्यू कुछ भी हो, प्रेसिडेंट उनके व्यूज पर बाउंड नहीं है कि स्टेट असेंबली ने मना कर दिया तो उस स्टेट में चेंजमेंट नहीं होंगे। नो, ये सॉलमली राइट पार्लियामेंट का है एक स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का। आज के लेक्चर में यहीं तक, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।